नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोपहर 1 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। तो उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन भरा जा रहा है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार पर्चा भर सकेंगे। कल नाम वापस लिया जा सकेगा। 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और इसी दिन वोटों की गिनती भी होगी। लेकिन इससे पहले आज कई जगहों पर नामांकन को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। कई जगह पर नामांकन को लेकर कुछ झड़प भी देखने को मिली है। तो हम आपको बता दें कि अब जिस तरह से आज नामांकन भरा जा रहा है, दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपना पर्चा भर सकेंगे। कल नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और ठीक उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी। लेकिन इससे पहले अगर आज की बात की जाए तो आज कई जगहों पर नामांकन को लेकर हंगामा देखने को मिला है। तो उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर कई इलाकों में मारपीट की खबरें सामने आई। नामांकन शुरू होते ही प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प हो रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जौनपुर की है, जहां पर रेडी की बात करें तो यहां पर 2 गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट इनकी हो गई है। दूसरी तस्वीर कन्नौज की बताई जा रही है, जहां पर सदर ब्लॉक के नामांकन कक्ष के अंदर ही मारपीट शुरू हो गई। और तीसरी तस्वीर बलरामपुर की है, जहां पर वर्चस्व को लेकर 2 पक्ष गाली गलौज और हाथापाई पर उतारू हो गए। तो 3 तस्वीरें नामांकन के समय किस तरह से मारपीट हुई अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। और बस्ती की बात की जाए तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर मारपीट हुई है। यहां पर बनकटी ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर यहां पर मारपीट की खबरें आई है। आपस में यहां पर भिड़ गए हैं बीजेपी के नेता रघुनाथ सिंह, रमेश बहादुर सिंह के समर्थक आपस में भिड़े। रमेश बहादुर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और फिर इनके बीच में पर्चा भरने को लेकर ये मारपीट शुरू हुई। बनकटी ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर ये सब कुछ हुआ। आपस में भिड़े बीजेपी के नेता। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें आज नामांकन के समय बहुत जगह पर देखने को मिली है। और ये जो तस्वीर है वो बस्ती की है। और बुलंदशहर नामांकन स्थल पर यहां पर लाठीचार्ज हो गया, हिंसक हुआ। यहां पर स्याना ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, नामांकन स्थल के बाहर पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिला। बीजेपी के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई, हंगामा हो गया। पूर्व मौजूदा प्रत्याशी के समर्थकों के बीच ही भिड़ंत हो गई। नामांकन करने पहुंचे थे दोनों प्रत्याशी और इस बीच उनके समर्थक आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने इन लोगों को वहां से मारपीट करते हुए हटाया है। और यही कुछ हाल कन्नौज का भी देखने को मिला, जहां पर 2 पक्ष में पथराव शुरू हो गया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर हंगामा हुआ। एसपी प्रत्याशी को नामांकन से रोकने का आरोप है। दोनों प्रत्याशियों के बीच नोकझोंक, समर्थकों के बीच जमकर पथराव भी इस बार हुआ है। पथराव में एक गाड़ी का शीशा भी बिल्कुल चकनाचूर हो गया। तालग्राम ब्लॉक परिसर का ये पूरा मामला है जो इस वक्त हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। एसपी प्रत्याशी को नामांकन से रोकने का आरोप है और दोनों प्रत्याशियों के बीच पहले तो नोकझोंक हुई और फिर उनके समर्थक ही आपस में भिड़ गए। जाओ मंदिर चौधरी जाओ। नहीं वोट क्या करे यार, अब अंदर बवालों को बहुत ज्यादा है। अंदर कर्मचारी मारी। और अयोध्या की बात की जाए तो यहां पर भी चुनाव को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। यहां पर ब्लॉक चुनाव में हंगामा हुआ, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची है। लोगों को दौड़ाया गया है, वहां पर भगाया गया। वहां से पुलिस के सामने एक युवक की पिटाई भी की गई। एसपी प्रत्याशी ने मांगी अब सुरक्षा है अपने लिए, क्योंकि उसका कहना है कि कभी भी उसके साथ कोई मारपीट कर सकता है, उसकी सुरक्षा को खतरा है। इसलिए पुलिस से उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है।
तो आपने देखा कि नामांकन के समय ही ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में इस तरह का हंगामा हुआ है। सीतापुर से भी इसी तरह की तस्वीर आई, जहां पर 2 प्रस्तावकों का अपहरण कर लिया गया। निर्दलीय प्रत्याशी के 2 प्रस्तावक ये बताए जा रहे हैं जिनको अगवा किया गया है। विरोध करने पर फायरिंग वहां पर हुई है। 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ब्लॉक प्रमुख के लिए ये नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और कमलापुर थाना क्षेत्र के हाईवे का ये पूरा मामला है, जहां पर जो प्रस्तावक थे उनका अपहरण हुआ और उसके बाद वहां पर फायरिंग हुई। और इस वक्त कन्नौज से लोकेश हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज भी हमारे साथ फोन लाइन पर होंगे। पहले कन्नौज से लोकेश से ही बात करते हैं। लोकेश, अगर कन्नौज की बात की जाए तो हमने देखा ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के समय ही यहां पर झड़प देखने को मिल रही है। यहां आज क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये जो तस्वीरें हैं वो सदर ब्लॉक की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि नामांकन कक्ष के अंदर ही लोग घुस आते हैं और सपा प्रत्याशी और उसके समर्थक के साथ में मारपीट करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें तालग्राम में भी यही हाल रहा। तालग्राम में भी मारपीट हुई, पथराव हुआ। इसके अलावा सौरिक में भी मारपीट हुई है। सौरिक में एक पत्रकार को भी चोट आई है। इसी तरीके तालग्राम में भी एक पत्रकार है, उनको चोट आई है। घुघरापुर की बात की जाए तो घुघरापुर में भी हिंसक झड़प हुई है। बिल्कुल, तो लगातार इस तरह की खबरें आ रही है। अनुज भी हमारे साथ है। अनुज, ये बताइए कि वहां पर किस तरह के हालात है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी तो शुरुआत है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और आपस में ही समर्थक और उनके जो लोग हैं वो भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि उन्नाव के अफोहा ब्लॉक में और इसके साथ पूर्वा और नवाबगंज ब्लॉक में झड़प की खबरें सामने आई हैं, जिसमें जो नवाबगंज ब्लॉक है यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी ने निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों को दौड़ाया है। वहीं अफवाह की बात करें तो यहाँ सपा और भाजपा आमने सामने दिखाई दी है और दोनों पक्षों में टकराव हुआ है, जिसको लेकर सुनील जो एमएलसी हैं सपा के सुनील सिंह साजन, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो प्रशासन है वो चुनाव सत्ताधारी पक्ष को जिताना चाहता है और पूरी तरह उसके साथ है और जो भाजपा कार्यकर्ता है वो गुंडाई पर आमादा है। वहीं पूर्वा की बात करी जाए तो इसी तरह की झड़प की खबरें आ रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो भी प्रत्याशी हैं उनको बीजेपी समर्थकों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं विरोध की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ काम कर रहा है। जी बिल्कुल, तो इस तरह की तस्वीरें, एक तो कोविड काल है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव यहां पर करवाया जा रहा है और नामांकन के समय ही आज इतना हंगामा देखने को मिल रहा है। सीतापुर से भी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति है? हाँ नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब सीतापुर के अंदर 19 ब्लॉक प्रमुख के लिए नामांकन होना है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसी नामांकन प्रक्रिया के बीच में जो है आज कसवंडा विकास खंड में जो है हिंसक घटना देखने को मिली है। बताते हैं कि आज यहाँ पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो है मुन्नी देवी, वो अपने नामांकन करने के लिए गई हुई थी, लेकिन आरोप यह है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है उन्हें नामांकन करने से रोका गया। इतना ही नहीं, वो नामांकन दाखिल करने अंदर गई थी तो वहां अंदर से ही उनके समर्थकों को बाहर खींच लिया गया है। इस पे जब विरोध हुआ तो वहां पर विरोध के बीच में फायरिंग और गोली और हथगोले चले हुए हैं। नीलू, बिल्कुल, तो तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से संदीप हर जगह कुछ इसी तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। एक तो नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत ही हो रही है, 3 बजे तक नामांकन भरना है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी से निर्दलीय उम्मीदवार भिड़ रहे हैं, कहीं पर 2 गुट आपस में भिड़ रहे हैं और कहीं पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। तो मोदी की ड्रीम टीम में जगह मिलने के बाद नए मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। रेल मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। वहीं अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इसके अलावा जी किशन रेड्डी ने पर्यटन मंत्री का कार्यभार संभाला। जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रमोट हुए हैं। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्रिमंडल में जगह मिलने के साथ, पोर्टफोलियो का बंटवारा होने के साथ आज सारे मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय जाकर चार्ज संभाल लिया है। तो अश्विनी वैष्णव को आप देख रहे हैं, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। आईबी मिनिस्टर का चार्ज लिया है अनुराग ठाकुर ने। जी किशन रेड्डी ने भी अपना
कार्यभार अब संभाल लिया है पर्यटन मंत्रालय में जाकर। तो सबके विभाग का बंटवारा हो गया है, इसलिए बिना देर किए आज सबने अपने अपने विभाग का चार्ज संभाला। उधर कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी अपना कार्यभार आज संभाल लिया। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किरेन रिजिजू को आप देख सकते हैं, उन्होंने मंत्रालय पहुंचकर अपना चार्ज संभाला है। पर्यटन राज्य मंत्री का चार्ज संभाल लिया है अजय भट्ट ने। दो तस्वीरें। किरेन रिजिजू की बात की जाए तो कानून मंत्रालय जैसा एक भारी भरकम महकमा उनको मिला है संभालने के लिए, और आज उन्होंने इसे संभाल लिया है। अजय भट्ट ने भी अपना चार्ज संभाला पर्यटन राज्य मंत्री के तौर पर। और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी आज शाम 4 बजे अपने मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे, और इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। और जिम्मेदारी बड़ी है लेकिन हम अच्छा काम करेंगे, अमित शाह के नेतृत्व में बेहतर परफॉर्म करेंगे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी से इनकार उन्होंने किया है। सिर्फ विपक्ष और मीडिया इस तरह के शोर मचा रहा है, उनका कहना है। उन्होंने कहा कि 2022 में फिर से वो सरकार बनाएंगे, यानी बीजेपी अपना सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अजय मिश्रा टेनी जी, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से सांसद हैं। सर, गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी के साथ काम कितने बड़ी चुनौती अपने लिए मानते हैं? देखिए, चुनौती तो इस सरकार में, इस पार्टी में, हर काम में, क्योंकि यहाँ पर सब लोग अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। तो जहाँ पर इतने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रधानमंत्री हों, हमारे गृह मंत्री हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, तो वहाँ निश्चित रूप से काम तो करने की सबसे अपेक्षा की जाती है। मेरा प्रयास रहेगा कि उन लोगों के मार्गदर्शन में, उनको अपना आदर्श मानते हुए जो कुछ बन पड़ेगा मैं प्रयास करूँगा। लेकिन उनके मानदंड इतने ऊंचे हैं कि उस हिसाब के, उस अनुरूप मैं काम कर पाऊँ। ऐसे मैं आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूँ, मुझे शुभकामनाएं दें, ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छा प्रदर्शन हो। सर, आंतरिक सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। कई सारी जगह उत्तर प्रदेश बहुत सेंसिटिव है, कई सारे दंगों का दंश उत्तर प्रदेश ने झेला है। तो इन सब से निपटने के लिए किस तरह आप, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 4.5 साल में योगी जी की सरकार ने जिस तरह से कानून व्यवस्था के लिए प्रदर्शन किया है और अच्छे परिणाम दिए हैं, आज पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले की पुरानी 15 साल की सरकारों को देखेंगे उनसे बेहतर है, और लोगों को भी ये महसूस हो रहा है। लोगों का विश्वास और भरोसा भी सरकार के प्रति बढ़ा है। सर, 2022 का चुनाव है, प्रदेश में एक संदेश था कि कहीं ना कहीं भाजपा से ब्राह्मण नाराज है, तो क्या वो संदेश को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ऐसा कोई संदेश था नहीं, वो केवल मीडिया में या विरोधी दलों द्वारा किया गया कुप्रचार है। ऐसे कभी भी ना तो कोई बात थी, ना कभी इस तरह की बात हुई, ना हम वो राजनीति करते हैं। हमारी राजनीति और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू, बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग ले। जुड़िए न्यूज 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीते टीम इंडिया का टी शर्ट। हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए, वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस तो उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश दौरे पर है। ओवैसी दोपहर 2 बजे बहराइच में AIMIM के कैंप कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ओवैसी की पार्टी की नजर मुस्लिम बाहुल्य वाले जिलों पर है, जबकि AIMIM ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग कैंप कार्यालय बनाकर सियासी सिंधमारी का मास्टर प्लान तैयार किया है। बहराइच के अलावा मुरादाबाद में ओवैसी दूसरा कैंप कार्यालय खोलने वाले हैं। ओवैसी ने लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला। किसकी वजह से बच्चे यतीम हुए, किसकी वजह से लाशें गंगा में बह रही हैं, किसकी वजह से नदी के किनारे लाशों पर कुत्ते खा रहे हैं, ये होगा। अगर आप इसके बावजूद भी आप ये समझती हैं कि ये बात आपको करना है, आपको इख्तियार है, मगर ये जैसा कि राजभर साहब ने अपने शुरुआत में कह दिया
कि ये टोटल गवर्नेंस का फेलियर हो चुका है योगी आदित्यनाथ का, और ये मुद्दे बीजेपी को जनता याद रखेगी। जिनके परिवार में लोगों की मृत्यु हो गई, जो मर गए, वो आप समझते हैं भूल जाएंगे वो। हम क्या राजभर साहब किसी के गुलाम है कि उनको फायदा पहुंचाए? क्या बात है, फायदा नहीं करेंगे समाज का? जो पिछड़ा समाज जिसकी राजभर साहब बात कर रहे हैं, हम क्या गुलाम है उनके? एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। दाल 60 रुपया से बढ़ के 200 चली गई, अरहर की दाल 50 रुपया से 150 चली गई, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ के 900 चला गया, पेट्रोल 60 रुपया से बढ़कर के 100 रुपया पार कर गया, डीजल 55 से लेकर 90 चला गया। ये महंगाई की मार आम आदमी झेल रहा है, गरीब झेल रहा है, कमजोर झेल रहा है। इससे निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। जो आपके जेहन में दिमाग पलप रहा है, ये बातें जो लागू करना चाहे, हम लोगों का दरवाजा खुला है। हम लोगों के उद्देश्य जो हैं, हम लोगों की जो सोच है, इस मकसद से सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा को छोड़ के भाई, हम भाजपा के साथ जाने वाले नहीं, इस नाते कि बीजेपी डूबती हुई नैया है। और अब बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं और कांवड़ यात्रा की। तो सीएम पुष्कर धामी आज शाम 4 बजे दोनों मुद्दों पर बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को लेकर कोई फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा पर फिलहाल हाईकोर्ट की रोक है और सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम और उत्तराखंड के सीएम बातचीत कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा कम नहीं होने देंगे, कोविड के हालात को देखकर फैसला लिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि वो 2 बार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर चुके हैं और हरियाणा सरकार से भी उनकी बात चल रही है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकार तैयार है, लेकिन कोविड के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा सरकार के सीएम तीनों राज्यों के हालात को देखकर इस पर फैसला करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कह दिया कि कांवड़ यात्रा पर सरकार को सोच समझकर फैसला करना चाहिए, क्योंकि इससे कोविड फैलने का खतरा हो सकता है। पहले योगी जी का हमारे मुख्यमंत्री जी को फोन आया था और कल हम हरिद्वार भी गए थे। इसमें 3 बेसिक बातें हमको देखनी है कि सिद्धांततः तो हम चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, लेकिन कोविड कितने केस आते हैं, हमारी जो भारत सरकार की SOP है उसको भी देखना पड़ेगा और 3 राज्यों के साथ एक मीटिंग करनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश के साथ में, हरियाणा के साथ में और उत्तराखंड के साथ में, और तीनों मुख्यमंत्री इसमें जो है सारी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेंगे। अब कांवड़ यात्रा को शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी सहमति दे दी है, हरियाणा भी आप कह रहे सहमति देने का काम करने जा रहा है, या अन्य राज्य भी सहमति देंगे, लेकिन अंतोगत्वा कांवड़ यात्रा उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है होनी है। कहीं ऐसा ना हो कि इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से फिर से जो है पूरे देश के अंदर जो है वो कोरोना की महामारी फैले। और कानपुर में नोटबंदी के दौरान महिलाओं के खाते में जमा रकम की जांच अब नहीं होगी। उस दौरान कानपुर में करीब 6200 महिलाओं के खाते में लगभग 110 करोड़ रुपए जमा हुए थे। एक खाते में औसतन 2 लाख जमा किए गए थे। इसको लेकर आयकर विभाग ने बड़ी संख्या में नोटिस जारी किया, लेकिन आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के बाद अब इन महिलाओं को राहत मिल गई है। ताजा नया एक निर्णय आया है न्यायालय इनकम टैक्स अधिकरण का, तो उसमें इन्होंने सारे भी 2 लाख से के आसपास की जितनी भी सेविंग्स थी जिसमें नोटिस इशू थी उसको उन्होंने क्वैश करने का आदेश दिया इनकम टैक्स विभाग को, क्वैश करें या वापस ले लें। इससे बहुत राहत मिलेगी। जो हाउस वाइफ्स हैं, गृहिणियां हैं, उनके लिए बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट है ये। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।
सिर्फ न्यूज